Hello guys, how are you? So I hope that you all are fine. So guys, here is the part third of chapter 1 of economics, the story of village पालमपुर. इससे पहले मैं 2 पार्ट्स बना चुकी हूँ जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से जाकर पहले उनको देखिए, उसके बाद ही इस पार्ट को देखना. सो हम पिछली वीडियो में यहाँ पर आ चुके थे. पिछली वीडियो की और उससे पिछली वीडियो की, मतलब कि पिछले दोनों पार्ट्स की मैंने आउटरो नहीं की. ठीक है, सॉरी. यू हैव रेड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर. फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन. तो हमने वो तो पढ़ लिया कि कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं पालमपुर में. अभी ये जो नीचे टेबल दिया गया है हमको भरना है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके कि आपके रीजन में कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं और कब होते हैं और कब हार्वेस्ट होते हैं. ठीक है, तो नीचे टेबल दिया गया है. सो सबसे पहले नेम ऑफ क्रॉप. सो नेम ऑफ क्रॉप में हम सबसे पहले ले रहे हैं वीट ले लेते हैं. वो मानसून वो लगभग अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर, कुछ यहाँ अक्टूबर नवंबर आई थिंक, सितंबर अक्टूबर, इसके इन 3 मंथ्स में, सितंबर तो शायद नहीं, हाँ अक्टूबर नवंबर में सो किया जाता है. हार्वेस्ट वो होता है अप्रैल में. ठीक है, और सोर्स ऑफ इरिगेशन तो हमारे एरिया में तो सोर्स ऑफ इरिगेशन ट्यूबवेल्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड उसमें. सो गाइस आगे हमें नेक्स्ट रो दिया गया है. सो पहला कॉलम तो हमने बता दिया कि नेम ऑफ क्रॉप वीट, मानसून अक्टूबर नवंबर मंथ, हार्वेस्ट अप्रैल, सोर्स ऑफ इरिगेशन हमारे ट्यूबवेल. नेम ऑफ और वीट जब वो अप्रैल में वो हो जाता है, हार्वेस्ट हो जाता है, उसके बाद कुछ लोग क्या लगाते हैं, दाल लगाते हैं, मूंगी की दाल लगाते हैं. ठीक है, मानसून वो अप्रैल में ही सो किया जाता है, अप्रैल के मिड या फिर मई के शुरुआत में, और हार्वेस्ट वो किया जाता है 2-3 महीने बाद, जून जुलाई में हार्वेस्ट हो जाता है. और इसका भी सोर्स ऑफ इरिगेशन ट्यूबवेल ही है. सारे सोर्स ऑफ इरिगेशन हमारे एरिया में ट्यूबवेल हैं. हाँ, आप अपने एरिया का भी बताना कमेंट बॉक्स में ये टेबल वर्कर. ठीक है, अभी नेक्स्ट नेम ऑफ क्रॉप है राइस. सो राइस ग्रो होता है जून जुलाई में. मानसून बता दिया मंथ. हार्वेस्टेड वो अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट हो जाता है, और सोर्स ऑफ इरिगेशन इज़ ट्यूबवेल. सो आगे बढ़ते हैं. यू हैव सीन दैट वन ऑफ वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ बाय मल्टीपल क्रॉपिंग. द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग for higher yield. Yield is made as crop produced on a given piece of during a single season. तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि हमने एक तरीका तो देख लिया कि किस तरह हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं एक एरिया से, किस तरह मल्टीपल क्रॉपिंग से, कि हम एक साल में 3-4 अलग अलग टाइम में 3-4 क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. सो एक और तरीका है वो है मॉडर्न फार्मिंग. सो मॉडर्न फार्मिंग में कैसे है, सो फॉर हायर यील्ड, ताकि हमारी यील्ड ज़्यादा हो. सो यील्ड क्या होता है, यील्ड इज़ मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन. सो जो आपको रिजल्ट आता है या फिर आपका जो भी झाड़ निकलता है, चाड़, हाँ हमारे यहाँ तो चाड़ कहते हैं, चाड़. सो उसको यील्ड कहा जाता है. मतलब कि आपके एक बीघे में से एक या फिर एक किला लेते हैं, कुछ लोग 1 हेक्टेयर लेते हैं, कुछ 1 बीघा, कुछ 1 कैनाल. सो उसमें से कितना आपको क्रॉप प्रोड्यूस हुआ है उसको यील्ड कहते हैं. तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा यील्ड निकालने के लिए. टिल द मिड 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड. सो लगभग 1960 तक जो सीड, जो बीज बोए जाते थे, यूज़ किए जाते थे, वो ट्रेडिशनल वाले होते थे. जैसे आपने क्या किया, कनक बोई, गेहूँ, हाँ गेहूँ होता है ना, हमारे यहाँ कनक कहते हैं. सो गेहूँ बोआ,
उसके बाद कुछ आप अपने अपने लिए रख लिया। ज़्यादातर तो तब 1960 में अपने लिए, सिर्फ अपने लिए ही आता था, अपने लिए रखने के लिए। बाहर इतना आता नहीं था कि आप बाहर भी बेच सको, ठीक है, मगर थोड़ा बहुत आ जाता था, ठीक है। और जो आपको बाहर बेचने के लिए बच गया वो बाहर बेच देते थे, और कुछ बीज रख लेती अगली बार बोने के लिए, मतलब कि उसमें जो निकला था उसमें से ही कुछ दाने रख लेते थे, कुछ बीज रख लेते थे अगली बार बोने के लिए, और इसीलिए वो लो यील्ड निकलता था, कम जाड़ निकलता था। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन, हाँ, और ये उनका एक फ़ायदा भी था कि उनको कम पानी चाहिए होता था। जो ट्रेडिशनल सीड्स थे वो कम पानी खाते थे, वो इतने वो नहीं थे ना, अच्छे सीड्स थे वो, इसीलिए अब पानी की कमी आ रही है। अगर हम दूसरे सीड्स यूज़ कर रहे हैं, HYV सीड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। Farmers used cow dung and other natural manure as fertilizers. All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. सो एक तो फार्मर्स 1960 से पहले क्या करते थे, ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे। ट्रेडिशनल सीड्स कम पानी मांगते थे, और फार्मर्स काउ डंग मैन्योर यूज़ करते थे, काउ डंग यूज़ करते थे, या फिर कुछ नेचुरल मैन्योर यूज़ करते थे फर्टिलाइज़र्स के तौर पर। और वो उनके घर पे ऑफ कोर्स होता ही था, क्योंकि गाय भैंसे होती ही हैं घर पे, और जो भी सब्जियों से वो भी निकलता था ना, सब्जियों की छिलके, उसको भी मैन्योर में ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। तो वो एज फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते थे, और ये सब फार्मर्स के घर पे पहले से ही अवेलेबल होता था, इसलिए उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ता था, ठीक है। The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high-yielding varieties, HYV seeds. So उसके बाद 1960 में लगभग, ठीक है, तब क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस की गई इंडियन फार्मर्स को, खास करके इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, और इसका बहुत ज़्यादा भी नुकसान भी हो रहा है। पंजाब में सिर्फ इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण एक कैंसर ट्रेन चलती है, जो सारे कैंसर के मरीज़ों से भरी होती है। वो सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन ही उसका कारण है, क्योंकि ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ बन रही है सीड्स की, और बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो रहे हैं खेती में, ठीक है। वो सारे पानी को प्रदूषित कर देते हैं, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो रिवर वाटर हो, और वो खाने को भी पोल्यूट करते हैं। सो इससे क्या होता है, बहुत सारा हमारे अंदर केमिकल्स चले जाते हैं, जो कि कैंसर को वो करते हैं, कैंसर करते हैं आपको, ठीक है। और इस पे एक मूवी भी है, जो मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है, ठीक है, मेरे को इस चीज़ की, मैं वैसे ही बता रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छी मूवी लगी, वो मैंने देखी है, ठीक है। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन के और कैंसर ट्रेन के इर्द गिर्द घूमती है, मतलब कि इससे रिलेटेड ही है, जो शुरू में आपको नहीं लगेगा। जब आधा घंटा 45 मिनट की तब देखोगे शुरू में, तब आपको नहीं लगेगा कि ये ऐसी कुछ मूवी है, आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद वाली मूवी में असली सस्पेंस आता है, और ये लगभग 1.25 घंटे की मूवी है। अगर आपको देखनी है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, सो लेट 1960s में जो गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने इंडियन फार्मर्स को HYV सीड से इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ यूज़ करते थे, ठीक है, उससे ज़्यादा यील्ड निकलता था। ये मॉडर्न मेथड हो गया, ठीक है। Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promised to produce much greater amounts of grain on a single plant. और जितना ट्रेडिशनल सीड्स प्रोड्यूस करते थे, वो HYV सीड्स ने प्रॉमिस किया कि हम उनसे ज़्यादा करेंगे, उनसे ज़्यादा हम यील्ड प्रोड्यूस करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट ग्रेन का बहुत ज़्यादा अमाउंट निकलेगा सिर्फ एक प्लांट से।
अगर हम एक तरफ ले लें एक प्लांट ट्रेडिशनल सीड का और एक तरफ ले लें HYV सीड का, तो HYV सीड में बहुत ज़्यादा ग्रेन्स होंगे एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल, ठीक है। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. So, पहले से बहुत ज़्यादा वो करने लगे, प्रोडक्शन करने लगे HYV seeds. So, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers. और इसके लिए ये यहाँ पे आ गया ना कि वो बहुत ज़्यादा पानी मांगते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा ही ग्राउंड वाटर लेवल जो है कम हो गया है। जहाँ पे भी ख़ास करके पंजाब में तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गिर गया है। अगर मेरे को वो भी मैंने वीडियो देखी हुई है, अगर मेरे को उसका भी लिंक मिला तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और जो मेरे हिंदी व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि वो वीडियो पंजाबी में है। जो मैं इरादा मूवी जो कह रही हूँ वो हिंदी है, वो बॉलीवुड मूवी है। और जो ये अब मैं वीडियो कह रही हूँ कि कितना पानी नीचे गया, ठीक है, कितनी पानी की कमी हुई सिर्फ HYV सीड्स की वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी उसका भी, अगर मेरे को मिला तो। और वो पंजाबी में है, ठीक है। हाँ, उनको जो HYV सीड्स थे उनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता था और केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी चाहिए होते थे, ठीक है। और यहाँ पे किस चीज़ की यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का है ये, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का डायग्राम दिया हुआ है कि जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। पहले तो HYV सीड्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, और फर्टिलाइजर्स भी केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, मगर वो पॉइजनस होते हैं। और पेस्टिसाइड्स भी, वो पेस्टिसाइड्स को किल कर देते हैं, मगर वो हमारी सेहत के लिए वो भी पॉइजनस, वो भी हानिकारक होते हैं। और फार्म मशीनरी से फास्ट काम होता है, इसलिए आप ज़्यादा खेत में जल्दी काम कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू डू मैनुअली, ठीक है। और डीजल भी लगता है। और इरिगेशन में भी ये कुछ मॉडर्न मेथड्स है, कैनाल्स, पंप सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं कुछ। हाँ, यहाँ पे थे हम, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। जो HYV सीड्स बहुत ज़्यादा पानी, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते थे अपना पूरा अच्छा रिजल्ट देने के लिए। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। सो ज़्यादा जाड़ ऐसे ही पॉसिबल था अगर इसका इन सब के कॉम्बिनेशन से, HYV सीड्स, इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। सो अगर आप सिर्फ HYV सीड्स बोलोगे, इरिगेशन नहीं करोगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स